Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and in today's lecture, I am going to discuss the solve model paper of first year chemistry for 2026 एग्जाम्स. तो इंग्लिश के तो मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया सॉल्व करके. काफ़ी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि केमिस्ट्री के भी जो है वो सॉल्व मॉडल पेपर जो है मैं यहाँ पर उसको सॉल्व करूँ. एटलीस्ट न्यूमेरिकल पोर्शन इसका मैं कंप्लीट सॉल्व कर दूँ. बाकी अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस अगर आपको रिक्वायर हैं सॉल्व फॉर्मेट में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ये मेरा नंबर यहाँ पर मौजूद है 030021522272. तो बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर मैं आपको इसके पीडीएफ जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली. तो जैसे कि आप जानते हैं केमिस्ट्री का पेपर हमारे पास 85 मार्क्स का होता है. सेक्शन ए सबसे पहले हमारे पास होता है, जिसमें एमसीक्यूज़ होते हैं. अब एमसीक्यूज़ किन किन चैप्टर से आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके करेक्ट आंसर भी आप देख सकते हैं. क्योंकि जो मॉडल पेपर बोर्ड की तरफ से दिया जाता है वो अनसॉल्व होता है, और ये टीचर्स जो है वो उसको आपको सॉल्व करवा रहे होते हैं. तो मैं भी हर साल मॉडल पेपर सॉल्व करवाता हूँ जब भी आते हैं. तो फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस. तो पहला है क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल आर डैश. ये चैप्टर 2 से एमसीक्यूज आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से. 3D ऑर्बिटल की क्वांटम नंबर वैल्यूज क्या होंगे. अब देखिए 3D जब लिखा जाता है तो उसमें जो 3 जो लिखा हुआ है ये इसकी n की वैल्यू है, और d जो लिखा हुआ है वो l की वैल्यू है. अब l की वैल्यू d के लिए हमारे n की वैल्यू, तो उसका मतलब हमारे पास क्या हो गई 3 हो गई, और d के लिए l की वैल्यू जिसको हम एजिमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं उसकी वैल्यू 2 होती है. तो ये हमारे पास इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो हाईलाइट मैंने किया हुआ ऑलरेडी आपके लिए. सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे लाइज बिटवीन डैश. ये भी चैप्टर 2 से एक्सरे के टॉपिक से. तो एक्सरे का रेंज 0.1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में हमारे पास रहता है. ठीक है. क्वेश्चन 3 है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइन मॉलिक्यूल. ये C2H2 हमारे पास है, इसको हम कहते हैं इथाइन. इथाइन मॉलिक्यूल में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी. क्योंकि जब हम इथाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है हमारे पास है, फिर ये हमारे पास हाइड्रोजन होता है. क्योंकि जब कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड हमारे पास होता है तो वो कार्बन हमारे पास कैसे हाइब्रिडाइज होता है बेटा, sp हाइब्रिडाइज होता है. तो इसका सी ऑप्शन हमारे पास हो गया sp हाइब्रिडाइज. क्यों हो रहा है, क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के साथ इथाइन के मॉलिक्यूल के अंदर. फोर्थ है दिस मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट. ये चैप्टर 3 है. कह रहे किस मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट हमारे पास जीरो होगी. डायपोल मोमेंट जीरो किस वक्त होता है बेटा, उस वक्त होता है जब किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है. अगर इन चारों को अगर हम देखें तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है H2O का, H2O का स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है वो बेंट होता है या एंगुलर होता है. H2S का स्ट्रक्चर भी बेंट हमारे पास होता है. अमोनिया का स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है वो होता है पैरामिडल. जबकि CS2 कार्बन डाइसल्फाइड जो हमारे पास होता है इसका स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर आता है. अब चूंकि ये लीनियर है दैट्स वाई इसका डायपोल मोमेंट जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा. क्वेश्चन 5 चैप्टर 12 से आया है द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल सर्व्स एज एनोड इट इज मेड अप ऑफ डैश. ड्राई सेल की जो ऊपर की बॉडी होती है वो एनोड होती है. वो किस चीज़ से बनी होती है, तो वो जिंक से बनी होती है. जिंक हमारे पास एक मेटल होता है बेटा जिसका हमारे पास सिंबल होता है Zn. क्वेश्चन 6 चैप्टर 4 से आया है गैसेस से कि कूलिंग अप्लायंसेस लाइक एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर्स आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश. तो ये जूल थॉमसन इफेक्ट पर वर्क करते हैं, बी ऑप्शन. क्वेश्चन 7 है चैप्टर 4 से है अगेन द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स इज कॉल्ड. तो ये हमारे पास KMT जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, यहाँ से ये टॉपिक आया हमारे पास है. तो इसको हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ, कि दो कोलिजन्स के बीच में जो हमारे पास एवरेज डिस्टेंस होता है. क्वेश्चन 8 चैप्टर 6 से आया है सॉलिड से कि दिस पेयर ऑफ कंपाउंड्स में रिप्रेजेंट आइसोमॉर्फिज्म. तो आइसोमॉर्फिज्म किसे कहा जाता है बेटा, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि अगर दो अलग अलग कंपाउंड के सेम स्ट्रक्चर आ जाएं दैट इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम फ्लोराइड ये आइसोमॉर्फस होते हैं. क्यों, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा आता है, क्यूबिक आता है. क्वेश्चन 9 चैप्टर 5 से है लिक्विड से है क्योंकि कुकिंग टाइम इज रिड्यूस इन प्रेशर कुकर बिकॉज ऑफ डैश. कि कुकिंग टाइम जो है वो प्रेशर कुकर में रिड्यूस क्यों हो जाता है या कम वक्त क्यों लगता है प्रेशर कुकर में खाना पकाने में. तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज. क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज हो जाता है इसलिए पानी जो है वो हाई टेम्परेचर पर बॉयल होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है. क्वेश्चन 10 है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डैश. तो ये चैप्टर 9 से केमिकल काइनेटिक्स है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होगी रेट कांस्टेंट के. जब हम उसको यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका सेकंड इनवर्स.
बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 11th है, चैप्टर 12 से है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, एक ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एम एन इन के एम एन ओ फोर। अब देखिए एम के एम एन ओ फोर में जब हम बात करते हैं तो पोटेशियम का हमारे पास +1 होता है, ऑक्सीजन एक का -2 होता है, 4 का -8 हो जाता है। तो +1 और -8 क्या निकल गया हमारे पास -7, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +7। तो ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। क्वेश्चन 12 है पार्ट्स पर ट्रिलियन मीन्स डैश। ये चैप्टर 10 से कंसंट्रेशन यूनिट होती है पार्ट्स पर ट्रिलियन, जिसको हम लोग PPT से भी शो करते हैं। अब ट्रिलियन क्या होता है बेटा, ट्रिलियन ये होता है जो नंबर मैंने लिखा है, दिस इज ट्रिलियन। तो 10 की पावर 12 हमारे पास ये होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 13 हमारे पास है, द ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर इज डैश। तो ये चैप्टर 8 से है एसिड बेस एंड सॉल्ट से, कि वो ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो एम्फोटेरिक का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जो हमारे पास एसिड भी हो और बेस भी हो, उसको एम्फोटेरिक कहा जाता है। तो जिंक, तो दो ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, जिंक ऑक्साइड होता है और दूसरा हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 14th है, इफ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ कंपाउंड इज 20 ग्राम, इट्स एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू 16 ग्राम, द परसेंटेज यील्ड ऑफ कंपाउंड इज डैश। तो बेटा परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास 80% इसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन 15 चैप्टर 7 से कि अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन दिस, द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड इज डैश। ये केमिकल इक्विलिब्रियम से आया है कि मैक्सिमम यील्ड कब आएगी हमारे पास अमोनिया की। चूंकि देखें डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो लो टेम्परेचर पे मैक्सिमम यील्ड आएगी। और यहाँ पर 4 मोल हमारे पास रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में हमारे पास 2 मोल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा इसमें कि जितना लो टेम्परेचर करेंगे और हाई प्रेशर करेंगे तो हमारे पास अमोनिया गैस की यील्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 16 है, चैप्टर 7 से आया ये, सॉरी चैप्टर 1 से आया ये, कि आफ्टर राउंडिंग ऑफ 7.845 टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर द नंबर बिकम्स डैश। तो जब 7.85 को राउंड ऑफ करेंगे तो इस तरह 1 बाय 1 करेंगे, पहले ये 5 ड्रॉप होगा, फिर ये 4 ड्रॉप होगा, ये 7.8 आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। 17th, दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ये चैप्टर 11 से आया थर्मोकेमिस्ट्री से। स्टेट फंक्शन वो होता है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉसिबल होता है, जैसे इंटरनल एनर्जी का E1 E2 हम कह सकते हैं इनिशियल फाइनल, एंथैल्पी H1 H2 हो सकता है इनिशियल फाइनल, टेम्परेचर T1 T2 हो सकता है इनिशियल फाइनल। लेकिन वर्क डन जो है ना इनिशियल फाइनल नहीं होता, ये पाथ फंक्शन होता है जो पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर नहीं करता। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारे 17 MCQs हो गए। इसके बाद सेक्शन बी में आते हैं। तो सेक्शन बी में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। ठीक है, बाकी तो आपको ये सॉल्व PDF में आपको अवेलेबल होगा मेरे पास से। ठीक है, तो चैप्टर क्वेश्चन 2 हमारे पास सारा चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल है। केवल एल्यूमिनियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन गैस एट 700 डिग्री सेल्सियस, इट गिव्स एल्यूमिनियम नाइट्राइड, मतलब ALN। तो ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है, कह रहे 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एंड 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस आर अलाउइंग टू रिएक्ट। उसके बाद 3 ऑप्शन दे रहे हैं, कैलकुलेट मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, कैलकुलेट द मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म्ड। एल्यूमिनियम नाइट्राइड इसको कह रहे हैं ALN को, दिस इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, तो ये स्टोइचियोमेट्रिक न्यूमेरिकल है। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, मोल्स मालूम कर लेते हैं। तो ये हमने मोल्स मालूम कर लिया एल्यूमिनियम के और नाइट्रोजन के। मोल किसके बराबर होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो इससे हमारे पास 1 मोल हमारे पास आ गया एल्यूमिनियम का, और 1 आ गया हमारे पास नाइट्रोजन का। इसके बाद लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 बार मास मास रिलेशनशिप अप्लाई कर लेंगे। एक बार हम लोग ये चेक करेंगे कि एल्यूमिनियम से कितना एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म हो रहा है, और दूसरी बार हम चेक करेंगे कि सॉरी पहले नाइट्रोजन से चेक कर ले, उसके बाद हम चेक करेंगे कि एल्यूमिनियम से कितना एल्यूमिनियम नाइट्राइड फॉर्म हो रहा है। तो एल्यूमिनियम से जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन रहा है, अगर हम उसको रेशियो मेथड अप्लाई करके जब हम उसको देखेंगे तो पता लगेगा कि ये हमारे पास 102.5 ग्राम ऑफ ALN हो रहा है। और नाइट्रोजन को देखेंगे तो ये हमारे पास 410 ग्राम ALN बना रहा है। तो जो मिनिमम बना रहा है हमारे पास है, जो हमारे पास वो कौन है, 102.5। तो एल्यूमिनियम हमारे पास क्या होगी, जो एल्यूमिनियम है, तो ये एल्यूमिनियम हमारे पास होगी लिमिटिंग रिएक्टेंट, दिस एल्यूमिनियम इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट।
और जो ALN की जो अमाउंट फॉर्म हो रही है हमारे पास कितनी हो रही है, 102.5 ग्राम हो रही है। तो इस तरह से कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो तीनों चीज़ें हमने बता दी। पहले तो हमने मोल्स निकाल लिए दोनों के, फिर एल्यूमिनियम नाइट्राइड को जो मास फाइंड आउट हो रहा है वो इतना हो रहा है, चूंकि जो कम वाला है वो होगा, और ये बना कौन रहा है, एल्यूमिनियम बना रहा है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या होगा, दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3 जो हमारे पास है वो चैप्टर 2 से है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखने हैं Br माइनस की और Ca+2 के। तो ये Br माइनस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसमें 36 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे, और ये कैल्शियम +2 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसमें हमें 18 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्वेश्चन 4 हमारे पास है MOT डायग्राम बनानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, और साथ में मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो यहाँ पर मैंने ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज द MOT डायग्राम। तो ये MOT डायग्राम यहाँ पर मैंने बना दी है, ये जो कंप्लीट आपको दिख रही है दिस इज MOT डायग्राम। और साथ में ये हमारे पास ये रहा इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसमें हम नीचे से ऊपर जाते हुए तमाम ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को लिखना शुरू कर देंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं। बाकी किस तरह से होता है, इसका कॉन्सेप्ट वगैरह क्या है, मैंने डिटेल लेक्चर इस पर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बस मैं आपको इसकी सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि किस तरह से उसको सॉल्व किया जाएगा, किस तरह से उसके आंसर करने हैं हमें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6 है न्यूमेरिकल में, द pH ऑफ यूरिन इज 5.3, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन इन यूरिन सैंपल। तो यूरिन का जो pH दिया हुआ है वो 5.3 दिया जा रहा है हमें, H+ और OH-, मतलब दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। H+ आयन की कंसंट्रेशन बताइए और OH- आयन की कंसंट्रेशन बताइए। तो H+ आयन की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला तो हमारे पास ये होता है एंटी-लॉग -pH। हमने यहाँ से H+ आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली। OH- आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए पहले हमें इस फॉर्मूले से pH + POH = 14 से POH निकालना पड़ेगा। POH हमारे पास कितना आ गया, 8.7। फिर यहाँ से OH नेगेटिव आयन का फॉर्मूला हम निकालेंगे, एंटी-लॉग -pOH के बराबर होता है, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये 1.99 एक्सपोनेंट -9 मोलर ये हमारे पास OH- कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो देखिए ये H+ की भी आ गई और OH- की भी आ गई, जो उन्होंने पूछा था, H+ आयन कंसंट्रेशन और OH- आयन। तो ये हमारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से है, चूंकि pH के न्यूमेरिकल वहीं पर है। या फिर एक और हम यहाँ पर कर सकते हैं क्वेश्चन कि मोलालिटी को डिफाइन करें और 25% वेट बाय वेट एक्वा सोल्यूशन है ग्लूकोज का, इसकी मोलालिटी बताइए। तो मोलालिटी बतानी है और बस वेट बाय वेट परसेंटेज हमें दिया जा रहा है। 25% वेट बाय वेट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब यही होता है ना भाई। तो सिर्फ वाटर 100 ग्राम ऑफ वाटर नहीं, सॉरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हमें देखना है कि सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 25 को, ये हमारे पास आ जाएगा 75 ग्राम। ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसको अगर हम इसको ओपन अप करेंगे इस फॉर्मूले को, तो ये हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ओपन करेंगे तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन MFM ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट की जगह ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा तो ऊपर डिवाइड हम 1000 ऊपर लगा देंगे इसके। ठीक है, उसके बाद सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर जब पुट करेंगे उसके बाद कैलकुलेटर यूज करना होगा हमें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 75। आंसर शुड बी 1.851। 25 × 1000 डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 75, ये जो आंसर आ गया हमारे पास ये आ गया 1.851। स्मॉल m इसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर इसकी मोलैलिटी निकाल ली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ये चैप्टर 7 से हमारे पास आया है। इसको जरा देख लेते हैं कि अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 600 cm³ ऑफ 7.5 एक्सपोनेंट -4 मोलर बेरियम क्लोराइड इनटू 300 cm³ ऑफ 2.4 एक्सपोनेंट -3 मोलर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन will be a SO4 precipitate from equilibrium when equilibrium is reached और KSP गिवन है। तो सबसे पहले तो उसके हम लोग जो है वो डेटा बना देंगे।
सबसे पहले इसका डेटा फॉर्म हो जाएगा, और अगर हम इसकी डायग्राम को ड्रॉ करें कि इसमें बताया क्या जा रहा है, तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि एक बीकर हमारे पास है जिसमें हम एक सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं। उसमें दो चीज़ें इसमें हम एंटर कर रहे हैं, दो चीज़ें एंटर करके सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं। जो सोल्यूशन तैयार हो रहा है वो किसका हो रहा है? बेरियम सल्फेट का, BaSO4 का। जो सॉल्ट एक हमारे पास है स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट है, जिसकी KSP की वैल्यू हमारे पास दी गई है, दैट इज 1.1 एक्सपोनेंट -10। तो KSP तो दिया गया, तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ कि KSP जो हमारे पास है दिस इज 1.1 एक्सपोनेंट -10 होल स्क्वायर पर DM की पावर 6। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ों को मिलाकर ये बनाया जा रहा है कह रहे इसमें। एक इसमें हम डाल रहे हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2, और दूसरी चीज़ हम इसके अंदर डाल रहे हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4। कह रहे बताएं कि जब ये सोल्यूशन बनेगा तो इसके अंदर इसकी प्रेसिपिटेट बनेंगे नहीं, बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये आयनिक प्रोडक्ट, इसके लिए हमें पहले इसका निकालना पड़ेगा। जो चीज़ें गिवन है हम उसको देख लेते हैं पहले। तो डेटा में ये चीज़ हमें गिवन हो गई, इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ BaCl2 गिवन है, एंड दिस इज 7.5 एक्सपोनेंट -4 मोलर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो इसके वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम BaCl2 का, तो वो कितना गिवन हमारे पास है, दैट इज 600 cm3। तो वॉल्यूम ऑफ BaCl2 ये हमारे पास आ गया 600 cm3। इसके अलावा सोडियम सल्फेट का हमारे पास, इसकी भी कंसंट्रेशन हमारे पास मौजूद है, दैट इज 2.4 एक्सपोनेंट -3 मोलर। और इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी गिवन हमारे पास है सोडियम सल्फेट का, और वो कितना है, दैट इज 300 cm3। तो प्रेसिपिटेशन बतानी है, इसकी प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं। प्रेसिपिटेशन बनाने के लिए हमें यहाँ पर बताना होगा इसका आयनिक प्रोडक्ट। जब हम आयनिक प्रोडक्ट बता देंगे इसका, तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए देखिए आयनिक प्रोडक्ट बराबर किसके होता है, चूंकि बेरियम सल्फेट है ना। तो जब BaSO4 को पानी में डाला जाएगा, तो BaSO4 को व्हेन वी डिजोल्व इट इन वाटर, तो ये दो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Ba+2 में और SO4 -2 में। अब आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू ये Ba+2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय SO4 -2 की कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर Ba+2 और SO4 -2 दोनों की कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है सॉल्यूशन के अंदर कितनी है, बस KSP गिवन है जिससे हम रिलेट करेंगे एंड में। तो उसको इक्वेशन 1 हम लोग बना देते हैं। ठीक है, तो Ba+2 की कंसंट्रेशन सबसे पहले किस तरह से आ जाएगी, देखें। Ba+2 निकालने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम लेंगे कि जो वॉल्यूम हमारे पास है BaCl2 का वो कितना है, 600। ओवरऑल वॉल्यूम 6 + 6 7 8 9 900 हो गया, मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ BaCl2 जो कितना हमारे पास है 7.5 एक्सपोनेंट -4। तो ये हमारे पास Ba+2 की कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। अभी कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, दैट इज 600 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 एक्सपोनेंट -4। तो ये हमारे पास आ गया 5 एक्सपोनेंट -4 मोलर। इसके बाद अब हम लोग जो है वो SO4 -2 की कंसंट्रेशन निकालेंगे। अब SO4 -2 कहाँ से आ रहा है, सोडियम सल्फेट से आ रहा है। तो उसका वॉल्यूम कितना है, 300 है। ओवरऑल वॉल्यूम हमारे पास 900 है, और कंसंट्रेशन कितनी है इसकी, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप 2.4 एक्सपोनेंट -3। उसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दैट इज 300 डिवाइडेड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 2.4 एक्सपोनेंट -3। तो ये हमारे पास SO4 -2 की कंसंट्रेशन आ गई, दैट्स इक्वल टू 8 एक्सपोनेंट -4 मोलर। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इन तमाम वैल्यूज को हम लोग दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो आयनिक प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट -4 और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है हमारे पास 8 एक्सपोनेंट -4 से। तो आईपी देखते हैं कितनी आ गई यहाँ पर 5 एक्सपोनेंट -4 ये मल्टीप्लाई हो गया 8 एक्सपोनेंट -4 से। आंसर इस आईपी हमारे पास आयनिक प्रोडक्ट आ गया 4 एक्सपोनेंट -7। अब यहां पर एक चीज हम देखते हैं कि केएसपी वैल्यू थी -10 में और ये है -7 में, मोलरिटी का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास ये। अब आईपी की जो वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है, आईपी इज ग्रेटर देन केएसपी, क्योंकि केएसपी आप देख सकते हैं केएसपी की वैल्यू ये रही है हमारे पास। तो सो इससे क्या पता लगा कि पीबीटी विल फॉर्म। अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तो पीबीटी हमारे पास क्या होगी बेटा, प्रेसिपिटेशन हमारे पास अकर होगी, पीबीटी हमारे पास फॉर्म होगी। तो ये तरह से हमें बेटा ये क्वेश्चन 8 को अटेम्प्ट करना है। तो ये चैप्टर 7 का एक बुक का ही न्यूमेरिकल है। इसके अलावा और करके इसमें चैप्टर 8 का एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि रेट कांस्टेंट दी गई है NO2 की। तो ये न्यूमेरिकल ही हमारे पास है। तो चलो डेटा बना देते हैं इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ डेटा। तो कह रहे हैं कि NO2 की जो रेट कांस्टेंट दिया गया K की वैल्यू दी गई है दैट इज 1.8 एक्सपोनेंट -3 dm³ पर मोल पर सेकंड। अच्छा रेट एक्सप्रेशन और लिखना है इसका, वो तो हम लिखेंगे। फाइंड द इनिशियल डेट व्हेन द रेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज दिस। ओके, कैपिटल R मालूम करना रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन जो NO2 की दी गई है हमें है वो कितनी दी गई है 0.75 मोल पर dm³। नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज डबल। तो दोबारा से R मालूम कर, अच्छा रेट कांस्टेंट दोबारा मालूम करना है कि जब हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा NO2 का वो डबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हमारे पास हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलो अब देख लेते हैं इसको, हम यहां पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन की हेडिंग आ जाएगी हमारे पास और अब इसके अंदर हम लोग जो है वो देखेंगे रेट एक्सप्रेशन लिख देंगे। रेट एक्सप्रेशन तो इजीली आ सकता है। इक्वेशन हमारे पास क्या है कि रेट रिएक्शन बराबर किसके होता है रेट कांस्टेंट, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया NO2 इसका स्क्वायर। ये रेट एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। अब रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है जबकि हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन NO2 की है वो 0.75 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.75 और इसका हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। K की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है तो K भी पुट कर देते हैं 1.8 एक्सपोनेंट -3 और ये हो गया 0.75 का स्क्वायर। तो ये 1.8 एक्सपोनेंट -3 0.75 का स्क्वायर। ये R आ गया 1.0125 एक्सपोनेंट -3। यूनिट आ जाएगी मोलरिटी पर सेकंड। अब ये आखिरी चीज रहेगी कि रेट कांस्टेंट जब निकालिए जब इनिशियल कंसंट्रेशन NO2 का डबल हो जाएगा। देखो जब इनिशियल कंसंट्रेशन NO2 का डबल होगा तो रेट भी हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट हमारे पास सेम ही निकलेगा। ठीक है, अब जैसे जब हम देखते हैं ना, जब हम दोबारा से जैसे रेट कांस्टेंट निकालना है तो K हमें निकालना है। K बराबर किसके हो गया R अपॉन NO2 का स्क्वायर। अब देखो अगर इसको हम डबल कर देते हैं ना, इसको 2 टाइम्स कर देते हैं तो ये NO2 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो NO2 हमारे पास है, NO2 की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ये 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो कितना है 1.0125 एक्सपोनेंट -3, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ओवरऑल हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
क्योंकि जब कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो आर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 1.0125 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हमारे पास हो गया 2.025 एक्सपोनेंट -3 और NO2 को जब हमने डबल किया उसकी कंसंट्रेशन को तो 0.75 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 1.5 और जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो अगेन हमारे पास वही आ जाएगा 1.8 एक्सपोनेंट -3 DM क्यूब पर मोल पर सेकंड। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास तीनों पोर्शन किसके आंसर आ गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास दोबारा न्यूमेरिकल है क्वेश्चन 9 के अंदर कि 40 DM क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस वाज कलेक्टेड ओवर वाटर। ये हमारे पास चैप्टर 4 के MCQs हैं गैस पोर्शन का। तो इसका डेटा पहले हम बनाएंगे। कह रहे हैं कि 40 DM क्यूब हाइड्रोजन गैस को पानी पर कलेक्ट किया गया है एट 831 टोर प्रेशर। ठीक है, तो वॉल्यूम जो दिया गया है दैट इज 40 डेसीमीटर क्यूब दिया गया। इतना हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया गया, पानी पर कलेक्ट किया गया है। और प्रेशर कितना है, क्योंकि पानी पर कलेक्ट किया गया तो ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर है। पी मॉइस्ट गिवन हमारे पास है 831 टोर, जबकि टेम्परेचर हमारे पास कितना है 23 डिग्री सेल्सियस, जिसमें प्लस कर देंगे 273 तो ये हमारे पास केल्विन में आ जाएगा, जो कि टेम्परेचर हमेशा हम लोग केल्विन में रखते हैं। तो 23 प्लस 273 दैट्स इक्वल टू 296 केल्विन। आगे क्या कह रहे हैं हमसे ये कि व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस, मतलब ये हमारे पास V1 दिया हुआ था। कह रहे हैं कि बताएं ड्राई हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम कितना होगा, V2 कितना होगा स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन से मुराद क्या होगी कि जब हमारे पास जो फाइनल प्रेशर आ गया वो 760 टोर आ गया और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास जो आ गया वो 273 केल्विन आ गया। और वेपर प्रेशर दिया जा रहा है 23 सेल्सियस पर, पानी का कितना दिया जा रहा है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 21 टोर। तो ये हमारे पास ये डेटा हमारे पास तैयार हो गया। अब आता है इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अच्छा फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, इसमें फॉर्मूला हमारे पास लगेगा सिंपल कंबाइंड गैस इक्वेशन का, जो क्या होगा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। दिस फॉर्मूला वी हैव टू यूज। बस मसला ये है कि इसके अंदर हमारे पास इनिशियल प्रेशर गिवन नहीं है, चूंकि वो वेट गैस मॉइस्ट गैस का हमें ड्राई गैस का वॉल्यूम चाहिए तो प्रेशर भी ड्राई गैस का चाहिए। तो P1 जो हमारे पास आएगा ना वो कैसे आएगा, जो P मॉइस्ट है उसमें से माइनस कर देंगे, ये डाल्टन्स लॉ अप्लाई होगा इसके अंदर P वाटर। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का न्यूमेरिकल है, उसकी एप्लीकेशन है कि प्रेशर ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वाटर। ये मैंने इससे पहले भी मल्टीपल टाइम सॉल्व करवाए हैं अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर, ये दोबारा से मॉडल पेपर में सॉल्व करा। जो बच्चे मेरे लेक्चर्स देखते हैं उनको पता ही है, उनको ऑलरेडी आता है। तो P1 हमारे पास हो गया P मॉइस्ट। मॉइस्ट कितना है हमारे पास, ये P मॉइस्ट दैट इज 831 टोर। इसको माइनस कर दिया हमने प्रेशर ऑफ वाटर 21 टोर से। तो P1 जो हमारे पास यहाँ पर आ गया दैट इज 831 माइनस 21 दैट्स इक्वल टू 810। इतना टोर हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में इसको हम रख देते हैं। V2 असल में हमें मालूम करना है फाइनल वॉल्यूम, तो V2 बराबर किसकी हो गया P1 V1 T2 अपॉन T1 P2। अब सारी वैल्यूज हमें पता है यहाँ पर। P1 हमारे पास हो गया 810, V1 हमारे पास हो गया 40, T2 हमारे पास हो गया 273, T1 हमारे पास हो गया दिस इज T1 296 और P2 हमारे पास हो गया फाइनल प्रेशर 760 टोर। तो ये फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा ड्राई हाइड्रोजन गैस का स्टैंडर्ड कंडीशन पर। तो सॉल्व कर लेते हैं। 810 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 296 मल्टीप्लाइड बाय 760 दैट्स 39.31 यूनिट आ जाएगी DM क्यूब में। चूंकि V1 हमारे पास DM क्यूब में था तो V2 भी हमारे पास DM क्यूब में आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का हमारे पास दिया जा रहा है
अच्छा, इसमें तो शायद जगह यहाँ पर कम पड़ गई है। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है हमारे पास है जिसके जगह मैंने नहीं लीव आउट किया है, तो इसको मैं यहाँ पर कहीं पर जगह बनाकर सॉल्व कर देता हूँ, इसी साइड कर देता हूँ, इस साइड कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा बट आई होप सो कि आप समझ पाएंगे। तो स्टेट ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस इज 70.3 cm³ पर सेकंड। तो पहले डेटा बना लेते हैं। क्या करें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन एक अननोन गैस का 70.3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, मतलब RX कह लो आप इसको, ये 70.3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन दिया हुआ है 60 cm³ पर सेकंड। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास आइडेंटिटी ऑफ द अननोन गैस। अब जो अननोन गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, mx मालूम करना है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब हमें एक चीज पता है कि RA/RB, मतलब RX यहां रख लो अपॉन RCO2, ये बराबर किसके हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X। RX हमारे पास 70.3 है, RCO2 60 है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 हमारे पास 44 है, mx बताना है। तो अब यहाँ से हम mx निकालना है, तो वी हैव टू स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर लेते हैं। अब इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो पहले तो डिवाइड करके स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, शायद ये इस तरह से 70.3, दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 60, ये हमारे पास आ गया। और उसका हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो आंसर का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 1.37, और यहाँ से ये 44 अपॉन mx हो जाएगा। तो mx किसके बराबर हो जाएगा, 44 अपॉन 1.37, तो 44 डिवाइड बाय 1.37 दैट्स इक्वल टू 32.1। mx हमारे पास आ जाएगा 32.1, ये AMU में आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो अननोन गैस है mx, उसका मॉलिक्यूलर वेट ये हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास जो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का न्यूमेरिकल हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन 10 हमारे पास है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री, हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल है हमारे पास। ये कैलकुलेट करें हीट ऑफ फॉर्मेशन इथेन का 25 डिग्री सेल्सियस पर गिवन डेटा से। अब देखो ये किस तरह किया जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, हम इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन जैसे इसको बनानी है, तो पहले वाले को हम लोग उससे पूरे को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे, और इस पूरे को मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे किससे बेटा, 3 से कर देंगे। फिर उसके बाद यकीनन कुछ ना कुछ करके आंसर आ ही जाएगा। पहले हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा 2 CO2। फिर ये डेल्टा H की वैल्यू भी इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब 394 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो दिस इज 788, माइनस का 788 किलो जूल पर मोल। नीचे वाले को 3 से करेंगे, दिस इज 3H2 प्लस 3/2O2, और ये बन गया हमारे पास 3H2O। इसकी डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 286, सॉरी अब चूंकि 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 286 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 858, माइनस का 858 किलो जूल पर मोल। इसके बाद दोनों को हम प्लस कर देंगे, हो जाएगा 2C प्लस 3H2 प्लस, अब ये 2 प्लस 3/2, ये 2 प्लस 3/2, ये ना भाई दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7/2, तो 7/2 ऑक्सीजन 2 CO2 प्लस 3H2O। अच्छा, ये डेल्टा H भी यहाँ से क्या होगा हमारे पास, ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस होकर क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज माइनस का 788, सॉरी डायरेक्ट प्लस कर लेते, 788 प्लस 858, दिस इज माइनस का 1646 किलो जूल पर मोल
अब क्या करेंगे, जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, इससे इसको माइनस कर देते हैं। C2H6 प्लस 7/2O2, ये बन गया 2CO2 प्लस 3H2O, और उसकी डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1561 किलो जूल पर मोल। जब इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा सबका, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आगे हमारे पास 2C प्लस 3H2, और ये माइनस का इथेन है, उधर गया तो प्लस का इथेन हो जाएगा, इसका भी साइन पलटेगा। तो डेल्टा HF0, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जो कितनी आ जाएगी, माइनस का 1646 प्लस का 1561, ये आ जाएगा माइनस का 85 किलो जूल पर मोल। तो बेटा दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से मैंने आपको बताया, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन को, न्यूमेरिकल को, मैथमेटिक्स यूज करनी होती है इसके अंदर बेटा, ठीक है। आगे आते हैं तो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद सेक्शन सी हमारे पास है। क्वेश्चन 3 तो डेरिवेशन है बोहर की, तो वो तो मैं यहाँ पूरा नहीं करूंगा, लेकिन क्वेश्चन 4 है, राइट पोस्टुलेट्स ऑफ एस्पर थ्योरी, एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन देयर सेंट्रल एटम। 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर, कि 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो कौन सा हमारे पास शेप आएगा। ठीक है, टोटल पेयर देखें, टोटल पेयर अगर हमारे पास 4 होता है, इसमें से बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हो जाते हैं, 3, और लोन पेयर अगर हमारे पास 1 होता है, तो वेस्पर कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसका शेप हमारे पास आ जाता है पैरामिडल। पैरामिडल, और इसका जो बॉन्ड एंगल हमारे पास आ जाता है, दिस इज इक्वल टू 107 डिग्रीज का। तो ये इस तरह से टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं इसका शेप ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, तो ये लगभग इस तरह से होता है कि अगर हम सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम, मैंने अपनी मर्जी से ए बी करके कर लेते हैं। ए अगर सेंट्रल एटम है तो इस तरह से एक भी यहाँ आ गया, एक भी यहाँ आ गया, और एक भी यहाँ आ गया, और ये एक हमारे पास लोन पेयर यहाँ ऊपर आ गया, और ये जो बॉन्ड एंगल आ गया, दिस इज 107 डिग्रीज का आ गया ये हमारे पास। तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास पिरामिडल बन गया। दूसरा हमसे कह रहे हैं कि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, तो इसमें भी टोटल पेयर हमारे पास 4 हैं, बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर 2 हैं। अब इसका जो शेप हमारे पास आएगा, उसको हम कुछ लोग कहते हैं उसको एंगुलर, कुछ बच्चे इसको लिखते हैं बेंट, और कुछ बच्चे वी शेप भी लिखते हैं, उल्टा वी टाइप का शेप बन रहा होता है, दैट्स वाई। और बॉन्ड एंगल जो इसका हमारे पास आएगा, बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री 2.5 डिग्री और कम हो जाएगा, चूंकि एक लोन पेयर और ऐड हो गया, तो 104.5 डिग्री हो जाएगा, इसके जैसे वाटर वगैरह में होता है। अब इसका शेप किस तरह से होगा, अगर मैं इसको जनरल टर्म में बनाऊं, तो अगर ये ए ले लें आप इसको, दिस इज ए, तो सेम इस तरह से बी एक इधर आ गया, एक बी इधर आ गया, और एक लोन पेयर इधर आप लगा लें, एक लोन पेयर आप इधर लगा लें, तो ये जो बॉन्ड एंगल आ गया हमारे पास 104.5 डिग्री का आ गया। तो ये इसमें आपको इसमें बताना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है कि केस लॉ ऑफ मास एक्शन को ड्राइव करना है, केसी की एक्सप्रेशन स्टेट करना, लॉ ऑफ मास एक्शन को, केसी की डेरिवेशन करनी है, सब इजीली हो जाएगा। इसके बाद ये एक न्यूमेरिकल में दिया हुआ है जिसमें केपी मालूम करना है और केसी मालूम करना है, और पार्शियल समय दिए गए हैं, पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसको इसमें डेटा तैयार करते हैं इसका। तो बेटा सारी न्यूमेरिकल इजी हैं और सारे ज़्यादातर बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं यहाँ पर इजीली इसको आपको दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, NOCl का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 1.2 atm, NO का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 5 एक्सपोनेंट -2 atm, कुछ भी दे सकते हैं, इनकी मर्जी है। क्लोरीन का दिया हुआ है 3 एक्सपोनेंट -1 atm। आपको Kp मालूम करना है पहली चीज़, दूसरी चीज़ आपको Kc मालूम करनी है, 2 चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, बहुत इजी है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब देखो Kp हमारे पास जो है किस तरह से आएगा, Kp हमारे पास किसके बराबर होता है, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रेशर ऑफ NOCl लिखेंगे और इसका स्क्वायर लगा देंगे, चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मोल्स हैं। नीचे यहाँ पर प्रेशर ऑफ NO आ जाएगा, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में Cl2 आ जाएगा। Kp यहाँ से फिर वैल्यूज को पुट कर देंगे। NOCl हमारे पास कितना है, दैट इज 1.2 का स्क्वायर अपॉन NO हमारे पास है 5 एक्सपोनेंट -2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट -1।
तो के पी हमारे पास आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर 5 एक्सपोनेंट माइनस 2 का स्क्वायर 3 एक्सपोनेंट माइनस 1। ये पूरा पुट कर दिया हमने, तो ये 1920 1920 ये आ गया हमारे पास 1920। ठीक है, यूनिट अच्छा इसकी क्या निकल जाएगी, इसमें यूनिट भी निकाल कर दिखा देता हूँ। अब देखें, ये हमारे पास एटीएम का स्क्वायर हो गया और ये एटीएम का क्यूब हो गया, तो यूनिट एटीएम इनवर्स हमारे पास निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये तो एक चीज़ मालूम होगी। दूसरी एक और चीज़ आपसे ये कह रहे हैं कि भाई केपी भी मालूम कीजिए। तो देखो केसी और केपी का क्या रिलेशन होता है कि केसी भी मालूम कीजिए ना। तो हमें एक चीज़ पता है, हमें एक चीज़ बेसिक अगर हम जानते हैं कि के पी बराबर किसके होता है, के सी इंटू आर टी डेल्टा एन। ठीक है, और टेम्परेचर उन्होंने यहाँ पर गिवन किया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब प्लस कर दिएगा 273, तो 25 प्लस 273 हमारे पास कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 298। तो 298 केल्विन हमारे पास आ गया। वैल्यूज पुट कर देने इसमें कि केपी बराबर हो गया, केसी हमारे पास कितना है, केसी अच्छा मालूम क्या करना है हमें, अच्छा केसी मालूम करना, सॉरी, तो यह फॉर्मूला अरेंज करना पड़ेगा ना, पहले फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं। केसी बराबर हमारे पास हो जाएगा केपी डिवाइडेड बाय आर टी डेल्टा एन। केपी आ गया 1920, आर होता है 0.0821, टेम्परेचर है 298, डेल्टा एन क्या आता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना, तो डेल्टा एन यहाँ पर कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो 2 माइनस उसके बाद 3 हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास -1 आ गया, पावर इसकी -1 आ गई। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1920 ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा डिनोमीटर में हमारे पास 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 298, और पावर इसमें एक्सपोनेंट लगा देंगे हम लोग -1, तो काफ़ी बढ़ेगा 46974। कैसे आ गया 46974। अच्छा, यूनिट इसकी जो हमारे पास निकल जाएगी तो मोलरिटी इनवर्स में निकल जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो एटीएम इनवर्स आया था तो ये मोलरिटी इनवर्स आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। तो ये हमने इस तरह से, ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल था, वो हमने सॉल्व किया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास यही है, आई थिंक इसमें हमें यस वो करना है, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ अन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो 3 इक्वेशन है, आई थिंक पहली वाली तो एसिडिक मीडियम में है, दूसरी बेसिक में है, तीसरी एसिडिक में। तो चले मैं उसको कर देता हूँ, चूंकि लास्ट क्वेश्चन है तो इतना कुछ कर दिया, तो आपके लिए ये भी कर देता हूँ मैं, ताकि आप सबके नंबर अच्छी तरह से, अच्छे नंबर से आप कामयाब हो। तमाम बच्चे जो भी मुझे सुनते हैं, मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, तो उन सब के लिए मैं यकीनन बहुत कुछ करता हूँ यूट्यूब पर। तो पहला तो हमारे पास ये वाला हो गया ना कि HNO3 प्लस H2S NO प्लस सल्फर प्लस H2O। तो सबसे पहले तो 2 पार्ट में स्प्लिट कर लो इस इक्वेशन को। ठीक है, तो HNO3 हमारे पास जो है वो कन्वर्ट हो रहा है NO में, और H2S हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में। ठीक है, तो 2 पार्ट में हमने स्प्लिट कर दिया। वाटर को फिलहाल इग्नोर कर दें, ये एंड में खुद ही आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन पे एक, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। ये ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर हम 2H2O लगा लेंगे, 2H2O लगा लेंगे, और यहाँ पर हम 4 है ना, तो 1 H प्लस पहले से, 1 हाइड्रोजन पहले से, और यहाँ 4 है, तो 3H प्लस यहाँ पर हम लगा लेंगे। एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो रहा है इसकी वजह से। ऑक्सीजन तो है नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमें क्या करना है, 2H प्लस बस लगा देना, तो ये बैलेंस हो जाएगा ऑलरेडी। इसके बाद हम लोग चार्जेस को बैलेंस करेंगे, सारी चीज़ें बैलेंस हो गई सिवाय चार्जेस के। तो ये दोबारा से लिख लेते हैं 3H प्लस प्लस HNO3, ये हो गया NO प्लस 2H2O। अब एक लाइन छोड़ के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर H2S, ये बन गया सल्फर प्लस 2H पॉजिटिव। अब चार्जेस को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ +3 चार्ज हो गया, ये तो 0 है, यहाँ 0 चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा देंगे, तो ओवरऑल 0 0 चार्ज दोनों तरफ हो जाएगा हमारे पास। 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है,
इसके बाद फिर यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ 2H प्लस टू चार्ज यहाँ पर है। तो जब प्लस टू चार्ज है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि जीरो करने के लिए इधर पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। अब बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, ताकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सेम हो जाए दोनों तरफ ऊपर नीचे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन प्लस का 3H प्लस का HNO3, बल्कि ये तो हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, ये 6H प्लस का ये हमारे पास हो गया 2HNO3, हो जाएगा 2NO प्लस का 4H2O, और नीचे हो गया 3H2S, ये हो गया 3S प्लस का 6H प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर लेते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 6H प्लस, ये 6H प्लस, ये 6H प्लस कैंसिल हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और जो बच गया वो लिख देंगे, वो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। तो क्या बच गया हमारे पास यहाँ पर कि 2HNO3 प्लस 3H2S, ये हो गया 2NO प्लस 3S प्लस 4 वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई बेटा, बैलेंस्ड हो गई। तो ये तो फर्स्ट हमने कर लिया। दूसरा है Cl2 वाला है, ठीक है, तो इसको आगे कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी पेस्ट कैसे करें, आई डोंट नो कि किस तरह से होता है ये, चले। Cl2 है, OH माइनस है, क्लोराइड है, क्लोरेट है और वाटर है, ठीक है, ओके। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि हमें बार बार ऊपर ना जाना पड़े। दूसरा हमारे पास है दैट इज Cl2 प्लस OH माइनस क्लोराइड प्लस ClO3 माइनस क्लोरेट प्लस वाटर। अब इसको किस तरह से हमें बैलेंस करना है, हाउ टू बैलेंस दिस। अब ये इक्वेशन हमारे पास चूंकि बेसिक मीडियम में है, दिस इज इन बेसिक मीडियम, तो उसमें थोड़ी सी स्लाइटली तब्दीली होती है। पहले तो भाई दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। अच्छा, एक Cl2 ही यहाँ पर क्या होगा, Cl2 को एक बार कन्वर्ट कर दें Cl माइनस में, फिर एक बार आप जो है वो Cl2 को कन्वर्ट कर दें ClO3 माइनस में। तो इस तरह से इसको किया जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं, इसके अंदर चीज़ें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी हो सके। पहले तो 2 लगा के इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ 6 वाटर लगा दिया, और यहाँ पर 12H प्लस लगा दी, तो 12H प्लस आ गया। अब H प्लस को ख़त्म करने के लिए जितना H प्लस लगा उतना ही OH माइनस दोनों तरफ लगा देंगे। तो यहाँ पर 12 OH माइनस लगा दिया हमने, और यहाँ पर भी 12 OH माइनस हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगली लाइन में। तो इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो हमारे पास तो सिंपल हो गया, Cl2 2Cl माइनस, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। अभी अगला स्टेप हमारे पास आ रहा है, और यहाँ आ गया हमारे पास 12 OH माइनस प्लस का 6H2O प्लस का Cl2, ये बना 2ClO3 माइनस, और ये 12H प्लस और 12OH माइनस मिलकर 12 वाटर हमारे पास बन गया, 12H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, यहाँ से अगर हम 6H2O को हटा दें तो ये इधर चले जाएगा, तो ये फिर हमारे पास 6H2O बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बस हम चार्जेस को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 0 चार्ज है और यहाँ चार्ज हमारे पास -2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे तो दोनों तरफ चार्ज -2 हो जाएगा। यहाँ चार्ज हो गया -12, इधर इधर सिर्फ -2 चार्ज है, तो 10 चार्ज का हमें मतलब कहाँ पर, यहाँ +10 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, और उसको हम ऊपर वाले को क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि चार्जेस बराबर हो जाएं। तो इसके बाद ये अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 to the 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गए, प्लस 5 Cl2, ये बनेगा 12 Cl माइनस। इस तरह से अगले हमारे पास हो जाएगा ये पूरा इस तरह लिखते हैं 12 OH माइनस प्लस का Cl2 2 ClO3 माइनस प्लस का 6H2O प्लस का 10 इलेक्ट्रॉन।
अब देखिए यहाँ से ये हम जो कैंसिल आउट हो रहा है, ये 10 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो गया। और जो बच गया हम उसको लिख देते हैं, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 5Cl2, सॉरी 5 और एक Cl2 और है ना, तो ये 6Cl2 हो जाएगा। ये लास्ट इक्वेशन हम लिख रहे हैं 6Cl2 प्लस का, अब ये 12OH माइनस है तो उसको ऐसे रख दो 12OH माइनस, ये बन गया 10Cl माइनस प्लस का 2ClO3 माइनस प्लस का 6H2O। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई बेटा, बैलेंस्ड हो गए। इसके बाद लास्ट इक्वेशन हमारे पास वो भी बेसिक मीडियम है, वो कर लेते हैं। MnO4 सल्फाइड है, बाद में वो सल्फेट बन जा रहा है, MnO4 MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, Mn+2 में नहीं बल्कि MnO2 में हो रहा है, तो ये थोड़ी एक नई चीज़ है। चले देखते हैं, बैलेंस करते हैं, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, SO3 SO4 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एसिडिक मीडियम है। चलिए इसको भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। एसिडिक मीडियम में तो इतना मुश्किल तो होना नहीं चाहिए, एसिडिक मीडियम ईजी होता है। तो थर्ड हमारे पास है कि पर मैग्नेट आइन है MnO4, अगले पेज पे कर लेता हूँ। थर्ड हमारे पास है MnO4 माइनस हमारे पास है, प्लस SO3 -2 है, सल्फाइड है। ये हमारे पास MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस SO4 -2 में, और मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है। तो यही है ना भाई, इक्वेशन दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, MnO2 ही है ये, क्योंकि Mn+2 होता है वैसे यहाँ पर नॉर्मली बुक के अंदर जो है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज लिखा गया है इसमें मॉडल पेपर में, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो MnO4 माइनस हमारे पास कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, और SO3 -2 जो सल्फाइड है वो कन्वर्ट हो रहा है SO4 -2 में। तो दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं अब इसमें। 4 है और 2 है, तो यहाँ पर 2H2O लगा देते हैं ऑक्सीजन बराबर करने के लिए, और 4H+ लगा देते हैं हाइड्रोजन बराबर करने के लिए। यहाँ पर एक वाटर लग जाएगा ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर 2H+ लग जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, चार्जेस बैलेंस होंगे। तो ये +4 -1, ये +3 हो गया हमारे पास, और ये तो 0 रह गया हमारे पास। ये -2 हो गया हमारे पास, ये -2 + 2, -2 + 2, ये भी 0 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, +3 है और यहाँ पर 0 चार्ज है, तो यहाँ पे भी 0 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लगा लेंगे। या -2 है और यहाँ 0 चार्ज है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगा लेंगे। इस पूरे का हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरे का हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए। तो ये एक स्टेप, एक हमारे पास ये पार्ट तो खत्म हो गया। तो दोबारा आते हैं नीचे। तो ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो गया, प्लस 8H+ हो गया, प्लस 2MnO4 माइनस हो गया 2, हाँ उसके बाद ये हमारे पास 2MnO2 हो गया, प्लस का 4H2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3H2 हो गया, प्लस 3SO3 -2 हो गया, 3 सल्फेट हो गया हमारे पास, 6H+ हो गया, और 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर इस पूरे को अगर हम सॉल्व कर लें अब इसको, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल आउट हो रहा है, वो कैंसिल आउट करें, 6 और 6, ये 6H+ है, उधर जाएगा, ये 2H+ हो जाएगा। तो डायरेक्ट सीक्वेंस से लिख लेते हैं, 2MnO4 माइनस प्लस का 3SO3 -2 प्लस का 2H+, ये बन गया 2MnO2, 3 सल्फेट, ये 3 इधर गया, एक H2 1H2 से बच जाएगा, और ये H2 आ गया। तो आई थिंक सो कि इस इक्वेशन को हमें अब बैलेंस्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 मैग्नीज है, 2 मैग्नीज है, सल्फर 3 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन सिर्फ गिनना है, 4 2 8, 8 + 9 17 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 4, 4 3 12, 12 और 4, 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये बैलेंस हो गया ओवरऑल। तो बेटे कंप्लीट पेपर हमारे पास जो है फर्स्ट ईयर का जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मॉडल पेपर में, वो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करा दिया। और आपको क्वेश्चन आंसर भी अगर आपको सॉल्व रिक्वायर हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
030021522272 उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको कंप्लीट सॉल्व PDF सॉल्व मॉडल पेपर जो है उसका वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज 50% से ज़्यादा पेपर तो मैंने यहाँ पर आपके सामने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और आप इसको देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने तमाम क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इंग्लिश के मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए थे। अगर आपको गेस्ट पेपर रिक्वायर है, नोट्स रिक्वायर है मेरे, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।